नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी साइंस की क्लासेस चल रही हैं और हमारा एक चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्लीट हो चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड, जिसे बोला जाता है रक्त। रक्त के बारे में आज हम जानेंगे कि रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें रक्त के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आज हम संपूर्ण डिस्कस करेंगे कि रक्त होता क्या है, किस रंग का होता है, किस रंग का होता है तो क्यों होता है, सब कुछ आज की क्लास में हम जानेंगे। तो जैसा कि हम हर बार क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आज की क्लास में भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो बड़ी आंत के मैंने आपको 3 भाग बताए थे, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे इलियम से किसमें खुलता है, डायरेक्ट सीकम में खुलता है। इलियम के बाद जस्ट कौन सा भाग आता है, सीकम आता है। जो छोटी आंत का जो इलियम भाग है उसके बाद का जो भाग है वो क्या है, सीकम है। तो इलियम के जस्ट बाद का जो भाग है वो क्या है, सीकम है। तो सीकम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो मानव है उसमें अभी कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि इसकी अतिवृद्धि क्या है, अपेंडिक्स है, और जो अभी हमारे कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसमें सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो सहजीवी जीवाणु उपस्थित होने के वजह से इसमें किसका पाचन होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। और अब हम घास खाते नहीं है, तो घास खाने की वजह से ये क्या धीरे धीरे क्या हो गई, अवशेषी अंग बन गया। जिसके बाद मैंने आपको बताया था कोलन के बारे में। कोलन के बारे में हमने सबसे ज्यादा डिस्कस किया था क्योंकि ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। तो कोलन क्या है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, कोलन है। इसमें क्या होता है, H2O खनिज और ड्रग्स का क्या होता है, अवशोषण होता है। विटामिन संश्लेषण करने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं। उसमें शायद ऐसा हो गया था कि अवशोषण होता है, तो उसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। विटामिन संश्लेषण करने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं। और एक हमने पढ़ा था कि श्लेष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ये तीनों चीजें आपको पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना कि कोलन में क्या क्या चीजें होती हैं। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है, कोलन है। रेक्टम के बारे में हमने सिर्फ एक ही चीज जानी थी, रेक्टम में क्या होता है। रेक्टम में मल का क्या होता है, संचय होता है। तो मल का संचय किसके अंदर होता है, रेक्टम के अंदर होता है। तो ये चीज अपने लास्ट की क्लास में डिस्कस कर ली थी। मैं आशा करता हूं कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड। ओके गाइस, ब्लड, रुधिर। देखिए, ब्लड के बारे में आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ब्लड एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता रहता है। इसलिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ब्लड को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड होता क्या है। जैसे हमने पाचन जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि पाचन क्या है। तो इसी प्रकार आज हम ये जानेंगे कि ब्लड है क्या। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में आपको एक जो इसकी जो डेफिनेशन है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि रक्त एक विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है, एक विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक है। अब देखिए संयोजी उत्तक क्या होते हैं, या आपको डाउट आ गया होगा कि ये संयोजी उत्तक क्या चीज है। तो देखिए संयोजी उत्तक ज्यादा तो मैं आपको अभी बता नहीं सकता क्योंकि हम जब संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि संयोजी उत्तक होता क्या है। लेकिन संयोजी उत्तक एक ऐसा ऐसे टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है पाए जाते हैं। तो संयोजी उत्तक वो है। दूसरा ये क्या है कि अंगों को जोड़े रखने का कार्य करते हैं। तो एक विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ब्लड क्या है, एक विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रक्त क्या है, तो क्या है, संयोजी उत्तक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रक्त क्या है, इसी से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, रक्त की प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, एसिड होता है या क्षार होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि या तो एक तरल संयोजी उत्तक है, दूसरा इसकी प्रकृति क्षारीय होती है।
रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है। मीसोडर्म से इसकी व्युत्पत्ति होती है। किससे होती है? मीसोडर्म से इसकी व्युत्पत्ति होती है। अब देखिए, एक चीज आपके दिमाग में अब आ जानी चाहिए कि इसकी यदि प्रकृति क्षारीय है तो इसकी पीएच भी क्या होगी? 7 से अबोव होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी पीएच के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, मीसोडर्म से इसकी व्युत्पत्ति होती है। मीसोडर्म से मीसोडर्म से व्युत्पत्ति होती है। अब देखिए, आपको पता होनी चाहिए कि मानव शरीर में कितना ब्लड होता है और ये हमारे बॉडी का बाहर का कितना परसेंट होता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर एवरेज, ऑन एन एवरेज बात करें तो 5 से 6 लीटर हमारे क्या होता है? ब्लड होता है। लेकिन जैसे ये जो मैंने आपको बता रहा हूं ना, 5 से 6, ये मेल के अंदर होता है। स्त्रियों के अंदर ये 20 से 25% की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि स्त्रियों के अंदर ब्लड क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। तो जब भी आप आपका हीमोग्लोबिन चेक करवाने जाएंगे तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 12 टू अबोव आएगा। लेकिन जैसे 14 है, ये समथिंग रेंज रहती है। लेकिन यदि आप फीमेल का हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे तो थोड़ा कम आएगा मेल की कंपैरिजन में। ये ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मानव शरीर में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। ये बात ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है। अब देखिए, ब्लड के बारे में ये तो हमने जान लिया कि ब्लड केस क्या चीज है। विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक है, प्रकृति कैसी है? इसकी क्षारीय है, और मीसोडर्म से क्या होती है? इसकी व्युत्पत्ति होती है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ब्लड के अंदर जो तरल संयोजी उत्तक तो है, लेकिन इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन जो प्रोटीन रेसे हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कोलेजन, ये प्रोटीन रेसों का नाम है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। एंड इलास्टिन प्रोटीन रेसे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन रेसे हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब ये चीज आपके लिए नई टर्म हो सकती है कि कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन रेसे क्या है। तो जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में, टिश्यू के बारे में, तो हम संयोजी उत्तक पढ़ेंगे, तब आपको बहुत कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोला जाता है संयोजी उत्तक को, तो जब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन रेसे क्या चीज है। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि रक्त है वो एक क्या? तरल संयोजी उत्तक है, प्रकृति इसकी क्षारीय है, मीसोडर्म से इसकी व्युत्पत्ति होती है, ऑन एन एवरेज शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन रेसे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गई होगी। ये ब्लड के बारे में एक छोटा सा इंट्रो था कि ब्लड क्या चीज है। इसके बाद हम ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर सबसे पहले एक होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा, और सेकंड होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसे आप ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है ये भी हम देखेंगे अभी। लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है, 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इट मींस ब्लड सेल्स कितनी परसेंट होती है? 45% होती है ब्लड के अंदर, और प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% होता है। देखिए, अब प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं।
क्योंकि मोस्टली पार्ट प्लाज्मा का है और प्लाज्मा के अंदर ही सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर तो तीन ही चीजें हैं, तो देख लेते हैं एक बार। ब्लड सेल आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं। एक तो रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसे आरबीसी बोला जाता है, और जिसे व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, और एक होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखिए, अब टोटल कितना है हमारे पास 45%, जिसमें से 44% हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये हमारे पास 1% होती है। तो टोटल कितना हो गया 44, और 1% कितना हो गया 45%। तो रेड ब्लड सेल हमारे पास कितनी है 44% है। रेड ब्लड सेल तब होगी तभी तो वो ब्लड होगा ना, वरना फिर ब्लड ही नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कितनी मात्रा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की होती है, वो 1% होती है, और रेड ब्लड सेल की मात्रा कितनी होती है 44% होती है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है ना। दूसरा, हाँ, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया कि जो ब्लड है उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। इसे हम लिख लेंगे, और वो लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और पॉइंट पहले ही लिख लेना चाहिए था, लेकिन हम कोई ना, अब लिख लेंगे उसे कि जो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। इसका रंग होता है हल्का पीला। रंग की बात करें कि इसका रंग कैसा होगा, हल्का पीला इसका रंग होता है। 92% 90 से 92% इसके अंदर वाटर प्रेजेंस होती है। 90 से 92%। तो एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। 90 से 92% वाटर होता है, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा है, वही क्या है, मोस्टली पार्ट प्लाज्मा का ही है। और तो इसकी पीएच कितनी होती है, पीएच होती है 7.2। इसकी जो पीएच होगी 7.2 से 7.4। ब्लड की यदि एग्जैक्ट पीएच के बारे में यदि बात की जाए तो ब्लड की एग्जैक्ट पीएच आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो पीएच है वो 7.4, ठीक है। एग्जैक्ट पीएच यदि आपसे पूछी जाए तो 7.4 है, लेकिन यदि आपसे प्लाज्मा की जो पीएच पूछी जाए तो 7.2 से 7.4 है। मैंने आपको बताया था प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और क्षारीय के लिए पीएच का मान 7 अबव होना चाहिए, तो 7.4। ये बात ध्यान रखिएगा कि ब्लड की पीएच होती है वो 7.4 होती है। कई बार बहुत एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लड की पीएच का मान बताइए, तो ब्लड की पीएच 7.4 होती है। देखिए यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और HCl सॉरी HCl नहीं, SCO3 माइनस Na प्लस है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये चीजें भी देख लेते हैं। अपशिष्ट भी प्रेजेंट होता है, एक होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, ठीक है। वाटर की मोस्टली प्रेजेंस किसकी होती है, वाटर की होती है, ठीक है ना। और एक Na प्लस HCO3 माइनस इसकी प्रेजेंस होती है। यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, वेस्ट प्रेजेंट होता है, जितने भी अपशिष्ट हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यूरिक एसिड, ये बात ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड क्या चीज होती है, जो हमारा जो यूरिया होता है ना बॉडी के अंदर, तो वो किसके अंदर होता है, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। यूरिक एसिड से आप ध्यान रख सकते हैं कि यूरिया का प्रेजेंट होता है। बाकी इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। इतनी भी चीजें यदि आपने ध्यान रख ली कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होती है, पीएच कितनी होती है 7.2 से 7.4 के अराउंड में पीएच होती है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, Na प्लस SCO3 माइनस होता है, और वेस्ट भी होता है। अपशिष्ट कुछ चीजें अपशिष्ट के रूप में होती हैं, वो भी किसके अंदर होती है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, 45% क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। एक इसके अंदर एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब ये अब आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा प्रोटीन, और ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, बस
ये ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन और ग्लूकोज भी इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन थ्री टाइप्स की होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है। यदि आप चीजों को ध्यान से रखेंगे और बिल्कुल एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि चीजों को लिंक करते हुए पढ़ना है कि ये चीज आई कहां से है। तो आप एक बार लास्ट वीडियो जाके देखना डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमने प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण किस जगह पर पढ़ा था। तो एक बार आप ये जरूर जाके देखिए कि प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण किस जगह पर होता है, तो आप वहां से देख पाएंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन बनती कहां है। ठीक है, अब प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप्स की होती हैं ये भी ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं एक बार कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये प्रेजेंट होती है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन तीन टाइप्स की प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा प्रोटीन, देखिए ये मैंने आपको जब मैं लीवर पढ़ा रहा था ना तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण लीवर के अंदर होता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण लीवर में होता है। आप एक बार क्लास जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण लीवर में मैंने बताया था आपको। तो ध्यान रखिएगा प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण लीवर में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन थ्री टाइप्स की होती है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है। प्लाज्मा प्रोटीन से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। नंबर एक एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। नंबर दो ग्लोब्यूलिन, LIN ग्लोब्यूलिन। फिब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, FIBRINOGEN, फाइब्रिनोजन। देखिए थ्री टाइप्स की प्लाज्मा प्रोटीन है। नंबर एक एल्ब्यूमिन, नंबर दो ग्लोब्यूलिन और नंबर तीन फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है कितने टाइप्स की प्लाज्मा प्रोटीन है। इनका नाम इंग्लिश में और हिंदी में बिल्कुल एज इट इज सेम है। आपसे पूछा जा सकता है कि एल्ब्यूमिन क्या है, तो एल्ब्यूमिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। अब प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप्स की होती हैं, ये थ्री टाइप्स की होती हैं और इनका संश्लेषण कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। एक बार ये लाइन लिख देते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन तीन प्रकार की होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन तीन प्रकार की होती हैं। डिस्कस कर चुके हम कि प्लाज्मा प्रोटीन तीन प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा। इन एल्ब्यूमिन क्या करती है बॉडी के अंदर, ग्लोब्यूमिन का क्या रोल है और फाइब्रिनोजन का क्या रोल है, ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा रक्त स्कंदन जो ब्लड क्लोटिंग है वो किस प्रकार होती है, इसमें किसका रोल होता है। जब हमारे चोट लग जाती है तो हम हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें एक्टिवेट होती हैं, ये सारी चीजें, सारे फंक्शन एक बार यदि आपको समझ में आ गए तो आपको खुद से लगने लग जाएगा कि हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ब्लड का बहुत बड़ा रोल है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कितना 5 से 6 लीटर तो ब्लड ही होता है। तो ये सारा पूरा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आज की क्लास में हमने सिर्फ ब्लड के थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था कि ब्लड होता क्या है, ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट होते हैं। और जिसके बाद हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा है उसमें उपस्थित होती है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, प्लाज्मा प्रोटीन का क्या रोल है आगे की नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। LDC के एग्जाम बहुत नियरेस्ट हैं,
जितना हो सकेगा उतना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये कि जो भी आपका चैप्टर जो पढ़ा दिया है उसे आप एक बार अच्छे से पढ़िए। उससे अच्छे से पढ़ने के बाद आप जब भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम चीजों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे। जैसे हमने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि इसका संश्लेषण होता कहाँ है, तो ये चीजें बिल्कुल लिंक टू लिंक करके चीजें पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आएगा, चीजें भी अच्छे से समझ आएगी। और जब भी क्वेश्चन आपके साथ आपके सामने आएगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देना क्या है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। एलडीसी के एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।